वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक जो है वो हमारे संविधान से डायरेक्टली लिंक करता है। और आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में। टोटल जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 12 शेड्यूल्स है, लेकिन ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जो है वो 8 जो है वो शेड्यूल्स थे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारा कोर टारगेट ये रहेगा कि जितने भी 12 शेड्यूल्स हैं उनको किस तरह से ईजिली जो है वो लर्न किया जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि किस शेड्यूल में जो है वो क्या मेंशन्ड है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सैलरी ऑफ ऑफिशियल जो है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, या 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूड हो रही है, या 7 शेड्यूल किससे लिंक करता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पहले देखा गया है। तो दैट मीन्स कि अभी अगर कोई नया एग्जाम आता है उसमें भी पॉसिबिलिटी रह सकती है इस तरह के क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड है, यानी कि जितनी भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज उन सभी के नाम जो है वो कहाँ पर मेंशन्ड है, फर्स्ट शेड्यूल में। तो सबसे पहले याद रखना कि सबसे पहले आएगा नाम, तो नाम जो है वो सबसे पहले आता है। देन उसके बाद सेकंड शेड्यूल जो आता है उसमें आता है सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स। अब इसको लर्न करने का जो ट्रिक है वो है कि 2 नंबर में पैसा होता है सारा, तो जितनी भी सैलरीज होगी यहाँ पर वो सभी की सैलरी जो है वो आपका शेड्यूल 2 में होती है। और थर्ड शेड्यूल में आता है ओथ एंड अफर्मेशन। अब पैसा लेने के बाद ओथ करेंगे, ठीक है, कि हम दोबारा कभी जो है वो 2 नंबर का पैसा नहीं लेंगे। तो इसको हम याद कर सकते हैं कि थर्ड शेड्यूल में आ गई ओथ। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा के लिए सीट्स, यानी कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। अब ओथ कर ली, ओथ के बाद ओथ कहाँ की करी, ये पहले नहीं आया, पहले ओथ करी फिर उसके बाद राज्यसभा की सीट मिली है। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले ओथ करवा ली, पहले सैलरी यानी कि पहले 2 नंबर का पैसा ले लिया, फिर उसके बाद थर्ड शेड्यूल में क्या कर लिया, ओथ कर ली कि अब पैसा नहीं लेंगे। देन उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में कहा कि ठीक है अब आप जो है वो राज्यसभा की सीट ले लो। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ जो शेड्यूल है वो डील करता है शेड्यूल्ड एरियाज के साथ। इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट ये रहेगा कि एस को हम 5 फॉर्म में लर्न कर लेते हैं। जो यहाँ पर शेड्यूल है इसको हम 5 मान लेते हैं और इसको लिंक कर देते हैं 5th शेड्यूल के साथ। तो यहाँ पर टोटल 10 स्टेट्स है, इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं। 5 × 10 टोटल 10 स्टेट्स यहाँ पर आती है शेड्यूल एरियाज के साथ। और यहाँ पर जो है वो ट्राइबल और एडवाइजरी काउंसिल होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी यहाँ पर 20 मेंबर की, ठीक है, जो कि ट्राइबल एरिया से लिंक करते हैं कि यहाँ पर ट्राइबल एरिया की गवर्नेंस डेवलपमेंट किस तरह से होगी, वो शेड्यूल एरिया में मेंशन्ड है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 6th शेड्यूल की, तो 6th शेड्यूल में जो 4 स्टेट्स इंक्लूड होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, 6th शेड्यूल को सबसे सिंपल याद रखना है कि जो भी शेड्यूल एरिया 5th को छोड़कर जो आपका ट्राइबल एरिया होगा, तो यहाँ पर इसको ST से ही याद करो। ST 6 का S पहले आप लेकर जाओ S, और T से याद रख लो कि शेड्यूल ट्राइब। तो ST मतलब S का जो फर्स्ट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और T से ट्राइबल एरिया। तो ये हो गया 6th शेड्यूल विद ट्राइबल एरिया। तो 6th शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको यूनियन, स्टेट और कंकरेंट 3 तरह की लिस्ट मिलेगी। देन उसका 8th शेड्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिलेगी, और 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे भारत में, और वो हमारे संविधान में मेंशन्ड है। ओरिजिनली जो है वो 14 थी, इस बार भी UPSC CSE में क्वेश्चन बन रखा है रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई बाद में उसको पढ़ना, याद करना बहुत जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रखी है, जो अमेंडमेंट एक्ट आ रखे हैं, वो याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब जो इम्यूनिटी एक की तरह काम करते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू से जो है वो कानूनों को बचाने के लिए, मतलब जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो यही था कि जो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जमींदार का राइट था, और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए जो है वो मेन टारगेट यही था कि उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। देन उसका 10th शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वाला जो एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहता है दल बदल सरकार। दल बदल सरकार वाला एक कानून है, और इसमें जो है वो स्पीकर के पास पावर होती है। स्पीकर यहाँ पर डिसाइड करता है कि कोई MLA या MP रहेगा या नहीं रहेगा। देन उसके बाद 11th शेड्यूल अगर हम बात करें यहाँ पर तो पंचायती राज आता है, और 12th शेड्यूल अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये दोनों जो शेड्यूल है, ये आपका 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, और 12th अगर हम बात करें तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये लिंक करते हैं एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, और दूसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।